नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। कड़ी मेहनत और लगन से हम पैसे कमाते हैं तो जाहिर सी बात है इन पैसों को समझदारी से खर्च भी करना चाहिए और साथ ही इन्हें सही जगह पर निवेश भी करना चाहिए ताकि आपका न सिर्फ आज सुरक्षित रहे बल्कि आने वाले कल की भी फिक्र आपको ना सताए। आज योर मनी में हम फोकस करेंगे म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे ट्रांसेंड कंसल्टेंसी के डायरेक्टर कार्तिक जवेरी। कार्तिक, आपका योर मनी में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। हमें हर्षल काले ने ईमेल भेजा है। 36 ईयर्स के हैं और कार्तिक, इनका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो काफी लंबा चौड़ा है। इनके पास लगभग 19 फंड है इनके पोर्टफोलियो में और जाहिर सी बात है इन्हें भी ये बात अब रियलाइज हो गई है और ये खुद कहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और कुछ फंड से निकालना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो हमारी सलाह चाहते हैं कि हम उन्हें किस तरह गाइड करें। साथ ही ये कहते हैं कि एनआरई अकाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश ये कर रहे हैं और क्या ऐसे निवेश की कोई अलग शर्त होती है, ये सारी इनकी क्वेरीज है। सबसे पहले जो इनके पास 19 फंड हैं, जो इनका पोर्टफोलियो है, उस पर आपकी राय चाहेंगे। जी देखिए, जो इनके 19 फंड्स हैं कविता, उसमें से 11 फंड्स करीब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के टाइप के फंड्स हैं। तो ऑब्वियसली इतने सारे फंड्स की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो आमतौर से अगर हम इसमें 2 फंड या ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हो गया तो 3 फंड्स अगर हम रखते हैं तो भी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड वाला स्ट्रेटेजी बनता है। देखिए, अगर हम टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो नेट 2 या 3 या मैक्सिमम 3 या 4 ले लें, उससे डाइवर्सिफाइड स्कीम्स होने चाहिए। 1 या 2 मिड कैप स्कीम्स होने चाहिए आपके पास और आपके पास 2-1 क्षेत्रीय स्कीम्स होने चाहिए जैसे कि बैंकिंग फंड होते हैं या फार्मास्यूटिकल फंड टाइप के फंड होते हैं। तो आपका जो इक्विटी का पोर्टफोलियो बनता है वो इस प्रकार का एक कुछ होना चाहिए। तो अब जैसे कि इनके तो 11 स्कीम्स है, इसमें से ये 11 नाम काफी ठीक ठाक है। अब इन्होंने कब इन्वेस्ट किया है, कौन सी स्कीम इनके लिए प्रॉफिट में है, कौन सी कम प्रॉफिट में है या किसमें उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा कि जब इन्वेस्टमेंट किया तो उसके प्रकार से उनको एग्जिट लोड कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको हेल्प चाहिए किसी एडवाइजर की जो ये पोर्टफोलियो कट डाउन कर दे और 11 में से वो कोई भी अगर 2 स्कीम्स चुनते हैं अलग अलग कंपनियां से तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन जाएगी उनकी डाइवर्सिफाइड के लिए। दूसरा, अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो उसमें मुझे आईडीएफसी ठीक फंड लगता है। तो अगर आईडीएफसी रखना है तो प्राइमा प्लस आप हटा सकते हैं। साथ ही साथ जो उनकी क्षेत्रीय स्कीम्स हैं, उनके पास कुछ टाइगर स्कीम्स है तो उसमें से भी वो एकाध इंफ्रास्ट्रक्चर, एकाध बैंकिंग, एकाध फार्मा रखें तो ये ठीक है, वो उनकी चॉइस और एडवाइजर की एडवाइस के प्रमाण चले। वो जो उनका टोटल पोर्टफोलियो बनेगा फाइनली इक्विटी स्कीम्स का, अगर वो 5 या 6 स्कीम्स तक अगर वो सीमित रखें तो ये अच्छी बात होगी। दूसरे, उन्हें जो बॉन्ड पोर्टफोलियो करना है, जो इंटरनेशनल टाइप के पोर्टफोलियो भी वो कर रहे हैं, उसके लिए मेरी छोटी छोटी दो सजेशन है कि जो भी बॉन्ड पोर्टफोलियो करते हैं वो बॉन्ड पोर्टफोलियो में मीडियम टाइप की स्कीम्स है, जो मीडियम टर्म स्कीम्स है, वो लिक्विड फंड में जाएंगे तो उनको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन के कुछ चांसेस होते हैं जब ब्याज दरों में घटौती होती है, तो वो सिर्फ उनको मीडियम फंड और लॉन्ग टर्म फंड में ही मिलेगा। और क्योंकि जो पोर्टफोलियो चाहते हैं कि उनका कुछ पैसे का वो हिस्सा अगर बॉन्ड फंड में रखना है तो इसीलिए मीडियम टर्म टाइप के फंड ठीक है। अगर वो थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं तो गिल्ड फंड भी ठीक है। इनकी उम्र को देखते हुए मेरे ख्याल से अभी एमआईपीज और गोल्ड इनको नहीं लेना चाहिए और ये 2 स्कीम्स हट सकती हैं। और जो बाकी उनकी इंटरनेशनल स्कीम्स की अगर बात करें तो उसमें अगर वो टोटल अपना अगर 10% जितना पैसा रखते हैं इंटरनेशनल टाइप की स्कीम्स में या जिसमें कि यूएस डॉलर में उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये एक अच्छा एक रणनीति बन सकती है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है डॉलर का भी जो पोजीशन है और आगे चलते हुए हमें लगता है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए क्योंकि अगर इक्विटी बाजार कुछ भी नहीं करता और बाहर की बाजार अगर गिरते नहीं तो भी आपका रुपए की डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट में आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत हेज रहता है, थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसलिए इंटरनेशनल फंड्स भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए उनको। ये इनके पोर्टफोलियो के लिए इनकी एडवाइस है। कार्तिक, यहाँ पे आपने इनको 2 सेक्टोरियल फंड भी रेकमेंड किए हैं, इंफ्रा, बैंकिंग या फार्मा के। यूजुअली हम लोग सेक्टोरियल फंड से दूर रहने की सलाह देते हैं क्योंकि उन्हें ट्रैक करना पड़ता है, तो जाहिर तौर पे आपको डेडिकेटेडली एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है। यहाँ पे कोई खास वजह आपने इनको सेक्टोरियल फंड्स क्यों रेकमेंड किए हैं? देखिए, सेक्टर्स में भी मैं ये मानता हूँ कि फार्मास्यूटिकल और बैंकिंग और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा उनको रुकना पड़ेगा क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना डेवलपमेंट हो रहा था 2007, 8, 9 में वो अभी थोड़ा सा थम गया है क्योंकि ब्याज दरें भी ज्यादा हैं। पर जब ये सेक्टर में टर्न अराउंड होगा तो उनको डेफिनेटली ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है बैंकिंग को मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि ये एक परपेचुअल टाइप का सेक्टर है और दूसरा फार्मास्यूटिकल, चाहे ये फार्मास्यूटिकल आपको साइक्लिकल टाइप का सेक्टर लगे पर दवाइयाँ की जो जरूरत होती है
वो कांस्टेंट होती है। जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो करीब करीब अपना 1/3 तो कमाई जो है उनकी वो बाहर से आती है। तो वहां पे भी आपको डॉलर में जो इनकम होती है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे ये 3 सेक्टर्स ठीक लगते हैं और ये 3 सेक्टर्स में अगर आप टोटल अपना पैसा उसमें से 10-20% या 25% तक अगर इसमें रखें तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। पर शर्त ये है कि ये पोर्टफोलियो जो भी मैं कह रहा हूँ वो सब 8 साल, 10 साल, 15 साल की टाइप की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये समझेंगे कि 2 साल में ये सेक्टर ठीक नहीं हुआ, निकाल दो, तो फिर इसमें इन्वेस्ट ही मत करना, सबसे पहली बात। बिल्कुल। गोल्ड और MIP से निकलने की सलाह आपने दी है, मैं समझना चाहूंगी कि ये सलाह आपने क्यों दी है? कि देखिए, एक तो इनकी उम्र जो है, अभी वो चाहते हैं कि वेल्थ बनाए, और जो इनका सवाल था कि मुझे टैक्स भी नहीं भरना है अगर मैं NRI हूं, तो वो तो खैर वो टैक्स की बात करने से अभी इमीडिएटली बता देते हैं कि वो वहां पे तो कोई उपाय नहीं है, टैक्स तो उनको भरना ही पड़ेगा और उनका टैक्स TDS के जरिए कट जाता है।